गर्भवती हथनी का दर्द। श्याम वन नाम का एक खूबसूरत जंगल था जहाँ चारों तरफ हरियाली, नदियाँ और पहाड़ थे। वहाँ सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की तकलीफ में साथ देते थे। उस जंगल में रोमियो नाम का हाथी और उसके साथ उसकी हथनी रोज भी रहते थे। क्या बात है रोमियो, आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ बंदर कुमार, आज मैं बहुत खुश हूँ। रोज गर्भवती है, जल्दी ही हमारे साथ एक छोटा सा मेहमान और आ जाएगा। वाह, क्या खबर सुनाई है रोमियो। इस बात पर तो जश्न करना चाहिए जंगल में। इतने में तोता राम वहाँ आ जाता है। हाँ, जश्न तो करना ही चाहिए। मैं सारे जंगल में ये बात बता कर आता हूँ। तोता राम उड़कर पूरे जंगल में रोज के गर्भवती होने की खबर सबको सुनाता है। सुनो सुनो, रोमियो के घर पर छोटा सा मेहमान आने वाला है। सुनो सुनो सब जंगलवासी सुनो। अरे तोता राम, बढ़िया खबर सुनाई है तुमने। हम सब रोमियो को बधाई देने जाएंगे। सारे जानवर मिलकर रोमियो और रोज के पास आते हैं। हिरण, भालू, कोयल, शेर, शेरनी और बंदर। बधाई हो रोज, तुम्हें तो माँ बनने वाली हो। अब ज्यादा खाना पीना और आराम करना। हाँ, मैं मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। सारे जानवर मिलकर जश्न मनाने लग जाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? जाओ तोता राम, उड़कर देखो तो सही, क्या हो रहा है जंगल में। तोता राम उड़कर देखने लगता है। भागो भागो, जंगल में शिकारी आए हैं, गोलियां चल रही हैं। सब लोग छुप जाओ, वरना ये हमें पकड़ कर ले जाएंगे। सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, पर रोज ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। दो शिकारी वहाँ आ जाते हैं, शेखर और सुमित। ये देखो सुमित, वो हथनी को देखो। तुम जाल फेंको, हम उसे पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ, सुमित हथनी के ऊपर जाल फेंकता है और बेचारी रोज उस जाल में फंस जाती है। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। पर कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। सारे जानवर और रोमियो बहुत दूर भाग गए थे। फंस गई हमारे जाल में आखिर। अब कहाँ जाएगी? बेचारी रोज खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर गर्भवती होने के कारण वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। रोमियो भागते भागते दूर आ जाता है। तभी उसका ध्यान रोज की तरफ जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो रोज उसे कहीं नजर नहीं आती। रोज को शिकारी उठा कर ले गए। मैं उसे नहीं बचा पाया, पता नहीं वो शिकारी उसे कहाँ ले जाएंगे। सारे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर शेखर और सुमित हथनी को सर्कस में काम करने के लिए ले आते हैं, पर उन्हें अब तक नहीं पता था कि हथनी गर्भवती है। तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सर्कस में सारे जानवरों को खेल दिखाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें डंडे से मारा भी जाता था। रोज गर्भवती थी, इसलिए उसके ट्रेनर जो उसे सिखा रहे थे वो कर नहीं पा रही थी। उसका ट्रेनर बहुत बुरा इंसान था। उसे जानवरों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे, ये हथनी तो गर्भवती है, इसे मत मारिए। हमने पहले देखा ही नहीं, ये हथनी तो गर्भवती है, ये हमारी किसी काम की नहीं। सीमा एक बहुत दयालु लड़की थी। वो रोज का बहुत ख्याल रखती थी, पर सर्कस वाले उसे ऐसा करने नहीं देते थे। वो हथनी को बराबर खाना भी नहीं देते थे, उसे रोज डंडे से पीटते भी थे। सीमा से ये सब देखा नहीं जा रहा था। इधर रोमियो रोज को याद करके बहुत दुखी रहने लगा था। मैं खुद रोज को ढूंढने जाऊंगा और उसे वापस लेकर आऊंगा। तोता राम और बंदर भी उसके साथ रोज को ढूंढने आ जाते हैं। सीमा से हथनी का दर्द देखा नहीं जा रहा था। उसने उसकी मदद करने के लिए पुलिस को फोन कर दिया। हेलो पुलिस, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, इधर जानवरों को बहुत सताया जा रहा है। ये बात शेखर सुन लेता है और सीमा को मारने लगता है। इतने में वहाँ रोमियो और तोता राम भी आ पहुँचते हैं। रोमियो रोमियो, उसे बचाओ, उसने मेरी बहुत मदद की है।
रोमियो अपनी सूंड से शेखर को उठा लेता है और जमीन पर पटक देता है। इतने में पुलिस वहां आ जाती है और शेखर और सुमित को पकड़ लेती है। इन दोनों को कड़ी सजा दीजिएगा सर। ये दोनों बेजुबान जानवरों को पकड़कर अपने फायदे के लिए उनसे काम करवाते हैं। इन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि वो हथनी गर्भवती है। उसे बहुत दुख दिया। तुमसे अच्छे तो ये जानवर हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। यहाँ रोज के पेट में दर्द होने लगता है और सीमा उसकी मदद के लिए जाती है। ये देखो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारी जैसा है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सीमा का धन्यवाद करते हैं। रोज, रोमियो, तोताराम छोटे हाथी के साथ अपने जंगल को वापस लौट जाते हैं। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक और नई कहानी जिसका नाम है जादुई गाय। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो किसान अमर और अमित रहते थे। अमर और अमित बहुत समृद्ध किसान थे। उनके पास एक बड़ा खेत और कई गाय थी, लेकिन वे इससे खुश नहीं थे। वे और अमीर होना चाहते थे। काश मैं और अमीर होता। हाँ, मैं भी। उनके पड़ोस में शुभम नाम का एक और किसान रहते थे। शुभम एक गरीब किसान था। उसके पास केवल एक गाय और एक छोटा सा खेत था, लेकिन वे खुश था। सोने से पहले हर रात में भगवान को धन्यवाद देता था। भगवान, मुझे पानी और भोजन देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन यह सब देखकर अमित और अमर बहुत जलते थे। वे आपस में यही बात करते रहते थे। शुभम इतना खुश कैसे रहते थे जब इसका पास एक खेत और एक ही गाय है? हाँ अमर भाई, पता नहीं ये कैसे खुश रहता है। क्यों नहीं हम इसको गाय को खरीद ले, फिर तो इसको कहानी खत्म समझो। यह सोचकर एक दिन अमर और अमित गाय खरीदने के लिए शुभम के घर आई। और शुभम, कैसे हो भाई? दरअसल हम तुम्हारी गाय खरीदना चाहते हैं। ये लो 20 चांदी का सिक्के। ये तुम्हारी गाय के लिए बहुत अच्छी कीमत है। लेकिन शुभम अपनी प्रिय गाय को नहीं बेचना चाहता था, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपनी गाय नहीं बेचना चाहता, कृपया यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर अमर और अमित को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने अवमान का बदला लेने का फैसला किया। अमर, उस शुभम को हिम्मत कैसे हुई हमें अपमानित करने की? शायद उसे इस बात की खबर नहीं हम कौन है, क्या कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो अमित, हमें कुछ करना चाहिए। और उन्होंने एक योजना बनाई। शुभम को अपनी गाय पर बहुत गर्व है ना, तो हमें उसे उसकी गाय बेचने पर बहुत मजबूर करना होगा। यही एक सही तरीका है उससे बदला लेने का। लेकिन कैसे? रात को हम उसी सारी फसल बर्बाद कर देंगे। जब उसको गाय को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा, तब उसे गाय को बेचना ही पड़ेगी। योजना के अनुसार उन्होंने रात में शुभम की फसल जला दी। सुबह जब शुभम ने जली हुई फसल देखी तो वे बहुत दुखी हो गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? शुभम टूट गया था। एक सप्ताह का बाद भी वे कोई समाधान नहीं निकल पाया और गाय भी भूखी थी। उसे खिलाने के लिए शुभम के पास कुछ नहीं था। वे सोचने लगा, अगर मैं गाय को नहीं खिला पाया तो वे भूख से मर जाएगी, इसलिए इसे बेचना ही बेहतर। अगली सुबह वे गाय और उसके पास जितने भी चांदी के सिक्के थे सब साथ लेकर बाजार के लिए चल दिया। बाजार जाते हुए वे सोचने लगा, अगर रास्ते में लुटेरों ने मुझ पर हमला किया क्या होगा, तो अपने सारी चीजों को दूंगा। यह सोचकर उसने गाय के गले के थैले में अपनी 10 चांदी के सिक्कों को छुपा दिया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद वे थक गया और उसने एक सराय में आराम करने का फैसला किया। उसने सराय के बाहर गाय को बांध दिया और अंदर चला गया। तभी अचानक एक चांदी का सिक्का गाय के गले के थैले से निकालकर बाहर गिर जाता है। सराय के मालिक ने ये देखा
तो वे आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, गाय का गले से एक चांदी का सिक्का निकला। जरूर ये एक जादू ही गाय है। यह सब देखकर सराय के मालिक को लालच आ गया। उसने शुभम से कहा, ये गाय आपकी है? जी हाँ, मेरी है। तो कहाँ ले जा रहा हूँ इससे? मैं इससे बेचने के लिए बाजार ले जा रहा हूँ। इस पर सराय का मालिक सोचने लगा, लगता है इस किसान को पता नहीं कि एक जादू ही गाय है। यही कारण है ये उसे बेच रहा है। क्यों ना मैं इसे खरीद लूं? यह सोचकर उसने शुभम से कहा, अरे, अब आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। मैं इसी खरीदूंगा। मैं इसके लिए आपको चांदी को सिक्कों से भरा बैग दूंगा। चांदी के सिक्कों का एक बैग? हाँ भाई। शुभम को पता था कि ये वास्तविक कीमत नहीं है, लेकिन इसे भगवान की इच्छा के रूप में लेते हुए उसने कहा, ठीक है, आप इसे चांदी को सिक्कों का बैग के बदले में ले सकते हैं। शुभम ने चांदी के सिक्के के बैग के लिए गाय को सराय के मालिक को दिया और अपने घर के लिए खुशी खुशी निकल पड़ा। घर पहुंचकर वे पैसे गिनने बैठ गया और सोचने लगा, इन चांदों की सिक्कों के साथ मैं बहुत सारे गाय खरीद सकता हूँ। उन्हें भरपेट खाना भी खिला सकता हूँ। कुछ देर बाद अमर और अमित शुभम के घर आए। शुभम उस समय चांदी के सिक्के गिन रहा था। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से लाया हुआ बे? अरे शुभम, तेरे पास इतने सारे सिक्के कैसे आए? भगवान ने मुझे मेरे गाय के माध्यम में दिए हैं। मैं अपने गाय को बेच दिया, ये उसी का दाम है। और अब मैं बहुत सारे गाय खरीद सकता हूँ और भरपेट खिला भी सकता हूँ। यह सुनकर अमित और अमर दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी योजना असफल हो गई है। बीसनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ लखन और उसकी पत्नी उर्मी रहते थे। वो दोनों गौशाला चलाते थे और गांव-गांव में दूध, दही, मक्खन ये सब बेचते थे। उर्मी गायों को संभालती थी और लखन दूध निकालकर उसे बाकी गांव में बेच आता था। दोनों अपनी गायों का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें समय पर चारा देना, उन्हें बीमारियों से बचाना, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। उन दोनों ने अपनी गायों के अलग अलग नाम भी रखे थे। किसी का नाम गोपी तो किसी का नाम रूही तो किसी का मंगला। वो अपनी हर गाय को घर के सदस्य की तरह ही रखते थे। लखन अपनी पत्नी से कहता है, अरे उर्मी, आज मंगला इतना चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक है ना? उर्मी ने कहा, आज इसे बच्चा होने वाला है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है ज्यादा। लखन ने कहा, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। लखन डॉक्टर को बुला लाता है और डॉक्टर मंगला को चेक करते हैं और लखन और उर्मी से कहते हैं, मंगला की हालत अच्छी नहीं है। मैं बच्चे को बचा सकता हूँ, मंगला नहीं बच पाएगी। डॉक्टर मंगला का ऑपरेशन करते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं, पर मंगला मर जाती है। लखन और उर्मी बहुत उदास हो जाते हैं मंगला के जाने पर। मंगला का बच्चा बहुत छोटा था, उसको माँ की जरूरत थी। उर्मी उसका माँ की तरह ख्याल रखती थी और उसका नाम भी उसने रख दिया था मीठी। मीठी उठो, चलो खाना खा लो। मीठी छुप जाती है। लखन प्यार से मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ये लो, तुम्हारे साथ एकदम बच्ची की तरह खेलती है, पूरा दिन तुम्हारे आसपास घूमती रहती है, तुम्हें ही अपनी माँ समझती है। मैं तो हूँ ही ना इसकी माँ। चलो मीठी, जल्दी से आ जाओ। मीठी और उर्मी का रिश्ता सच में माँ बेटी जैसा था। जैसे जैसे मीठी बड़ी होती गई और भी प्यारी होती गई। वो एकदम सफेद रंग की लाल आंखों वाली, प्यारे से सींग, और उर्मी उसे इतना सजा के रखती थी। उसके गले में प्यारी सी घंटी, पैरों में घुंघरू, सर पे तिलक लगाकर रखती थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता था। मीठी न सिर्फ सुंदर थी, पर उसके आने के बाद
उर्मी और लखन का व्यापार भी अच्छा हो गया था। उनके पास काफी पैसा भी आ गया था। एक दिन लखन का भाई उसके घर आता है अपनी पत्नी के साथ। लखन का भाई कमल कहता है, अरे वाह भैया, आपका व्यापार तो और भी अच्छा हो गया है। आपने तो बहुत तरक्की कर ली है। कमल की पत्नी चंपा कहती है, हाँ, इतना अच्छा मकान, पैसा, सब कुछ, ये सब कैसे कर लिया आप दोनों ने? उर्मी चंपा से कहती है, ये तो सब मीठी के शुभ कदमों से हुआ है। बहुत प्यारी है मीठी। मेरी मीठी के आने के बाद सब कुछ अच्छा होता चला गया। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा तो कारोबार ही ठप हो गया है, क्या बताएं आपको। हाँ भैया, अगर आपके पास कुछ काम हो तो बताइएगा। अरे हमारा कारोबार तो वैसे ही इतना फैलता जा रहा है, तुम दोनों भी हमारे साथ ही काम कर लो। चंपा और कमल दोनों लखन और उर्मी के साथ ही गौशाला में काम करने लगे, पर वो गायों का उतना ख्याल नहीं रखते थे जितना कि लखन और उर्मी रखते थे। सिर्फ अपने भैया और भाभी को दिखाने के लिए वो थोड़ा बहुत काम कर लेते थे। उनका मकसद तो सिर्फ लखन और उर्मी के पैसों को पाना था। एक दिन अचानक उर्मी और लखन को दूसरे गांव जाना पड़ा। उर्मी चंपा से कहती है, चंपा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुम और कमल यहाँ रहकर गायों का ख्याल रखना और मीठी का खास ध्यान रखना। वो गर्भवती है, हमें पता नहीं कितने दिन लग जाएं। दोनों को काम सौंप कर वो चले जाते हैं। चंपा अपने पति से कहती है, अरे वाह, अब आया है कुछ मौका कमाने का, अब मजा आएगा। चंपा और कमल गायों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे थे। उनका चारा भी उन्होंने बेच दिया और उन्हें खाना भी नहीं देते थे। मीठी गर्भवती थी, इसीलिए उसे ज्यादा भूख लगती और वो चिल्लाती थी। चंपा उसकी आवाज सुनकर चिढ़ती और उसे डंडे से मारती। सारी गायों का दूध निकालकर उसमें और पानी मिलाकर वो उससे ज्यादा पैसा कमाने लगे थे और गायों को ना तो ठीक से खाना मिलता था और ना ही उनका ख्याल रखा जाता था। चंपा अपने पति से कहती है, अरे सुनो, ये मीठी तो बहुत परेशान कर रही है, ना दूध दे रही है और खाना भी बहुत खा रही है। मैं तो कहती हूँ इसे कहीं छोड़ आते हैं, जान छूटेगी इससे। कमल कहता है, हाँ, और भैया और भाभी से कहेंगे कि मीठी भाग गई। दोनों मीठी को जंगल में कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। बेचारी मीठी एक तो गर्भवती थी, दूसरा इतने दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं था। कमजोरी के कारण वो वहीं बैठ जाती है और दर्द से कराहने लगती है। वहीं से कमल का एक दोस्त गुजर रहा था। उसने मीठी को इस हालत में देखा और दौड़ते हुए लखन और उर्मी को बताया कि मीठी जंगल में इस हालत में है। लखन और उर्मी मीठी के पास आते हैं और तब तक डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। ये मीठी की क्या हालत हो गई? किसने किया ये सब? हम मीठी और बाकी गायों को कमल और चंपा के भरोसे छोड़कर आए थे। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर मीठी को चेक करते हैं और उसे इंजेक्शन लगाते हैं। मीठी दर्द से कराह रही थी। इसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है और इसकी पीठ पर काफी चोट लगी है। किसी ने बहुत मारा है इसे, इसीलिए इसकी ये हालत हो गई है। डॉक्टर की बहुत कोशिश करने के बाद मीठी के बच्चे को बाहर निकाला गया और मीठी को उन्होंने अच्छे से खिलाने पिलाने के बाद उसे होश आया। उसने जैसे ही उर्मी और लखन को देखा, वो उर्मी से लिपट गई और रोने लगी। लखन अपने साथ पुलिस को ले आता है और उन दोनों को गिरफ्तार करवाता है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इनको। ये दोनों जानवरों पर अत्याचार करते हैं और पानी वाला दूध भी बेचते हैं। डाल दीजिए इन्हें जेल में। उर्मी चंपा से कहती है, एक औरत होकर गर्भवती गाय को इतना सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो। सारी गाय बहुत खुश हो जाती हैं अपने मालिक को वापस देखकर और मीठी और उसका बच्चा भी अब खुशी खुशी उर्मी और लखन के साथ रहने लगते हैं। चंपा अपने पति से कहती है,
अरे वाह, अब आया है कुछ मौका कमाने का, अब मजा आएगा। चंपा और कमल गायों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे थे। उनका चारा भी उन्होंने बेच दिया और उन्हें खाना भी नहीं देते थे। मीठी गर्भवती थी, इसीलिए उसे ज्यादा भूख लगती और वो चिल्लाती थी। चंपा उसकी आवाज सुनकर चिढ़ती और उसे डंडे से मारती। सारी गायों का दूध निकालकर उसमें और पानी मिलाकर वो उससे ज्यादा पैसा कमाने लगे थे और गायों को ना तो ठीक से खाना मिलता था और ना ही उनका ख्याल रखा जाता था। चंपा अपने पति से कहती है, अरे सुनो, ये मीठी तो बहुत परेशान कर रही है, ना दूध दे रही है और खाना भी बहुत खा रही है। मैं तो कहती हूँ इसे कहीं छोड़ आते हैं, जान छूटेगी इससे। कमल कहता है, हाँ, और भैया और भाभी से कहेंगे कि मीठी भाग गई। दोनों मीठी को जंगल में कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। बेचारी मीठी एक तो सुंदरनगर नाम का एक छोटा सा और प्यारा सा गांव था, जहाँ के लोगों का गुजरान उनके द्वारा पाले गए जानवरों की वजह से होता था। वहाँ के लोग गाय, बकरी, बतख, भैंस, घोड़ा, शीप सारे जानवरों को घर में पालते थे। उनसे जो चीजें मिलती थी उनको बेचकर पैसे कमाते थे। पर गांव के लोग अपने जानवरों को बहुत प्यार करते थे, उनको कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वो गांव बहुत प्यारा और सुंदर था। वहाँ पहाड़, नदियाँ और बहुत सारे पेड़ पौधे और हरियाली छाई रहती थी, इसीलिए शहर से टूरिस्ट वहाँ घूमने आया करते थे। वहाँ मल्हार नाम का एक लड़का भी रहता था, जिसके पास एक प्यारी सी सफेद हथनी थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि सारे टूरिस्ट उसको देखते ही रह जाते थे और उनकी सवारी करने की जिद करते थे। मल्हार टूरिस्ट को सवारी कराता और पैसे कमाता था। उसने अपनी हथनी का नाम रूबी रखा था। वो बहुत ख्याल रखता था उसका। मल्हार ने रूबी से कहा, रूबी देखो, आज कितने सारे टूरिस्ट तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तुम उन्हें बहुत पसंद हो। रूबी मल्हार की हर बात सुनती थी और समझकर अपना सर भी हिलाती थी। ये देखकर टूरिस्ट भी रूबी से बात करते और वो उन्हें भी जवाब में अपना सर हिलाकर देती थी। रूबी, तुम केला खाओगी? रूबी अपना सर हिलाकर हाँ बोलती है। रूबी, हमारे साथ फोटो खिंचवाओगी? रूबी इतनी समझदार थी कि वो सब कुछ समझकर उसका हाँ या ना में जवाब भी देती थी। पर अगर कोई टूरिस्ट उसको ना पसंद आए या कोई मल्हार को परेशान करता था तो वो उसे अच्छा सबक सिखाती थी। शहर से कोई बहुत पैसे वाला टूरिस्ट आता है। ए लड़के, ये हथनी तेरी है? हाँ सर, पर इसका नाम हथनी नहीं रूबी है। हा 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 हा, ये देखो, हथनी का नाम रूबी रखा है, पागल लड़का लगता है। ये बहुत समझदार हथनी है सर, ये आपकी हर बात समझ सकती है और अपना सर भी हिलाती है, पर अगर आप इससे प्यार से बात करें तो। जानवर इंसान की भाषा समझ सकते हैं क्या? कुछ भी बोल रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, मैं बात करके दिखाता हूँ। रूबी, तुम एप्पल खाना चाहोगी? रूबी हाँ में सर हिलाती है। रूबी, तुम्हें मैं पसंद हूँ? रूबी ने फिर से हाँ में सर हिलाया। रूबी, तुम इन सबको सवारी कराओगी अपने ऊपर? रूबी ने ना में सिर हिला दिया। आसपास के सारे टूरिस्ट हंसने लगते हैं। ये देखकर उस घमंडी टूरिस्ट को बड़ा गुस्सा आता है। घमंडी इगोइस्टिक टूरिस्ट कहता है, तूने मेरा मजाक उड़ाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और जोर से मल्हार को नीचे गिरा देता है। ये देखकर रूबी को बहुत गुस्सा आता है। वो घमंडी इगोइस्टिक टूरिस्ट को अपनी सूंड से उठाती है और कीचड़ में फेंक देती है। ये देखकर सब लोग उस घमंडी इगोइस्टिक टूरिस्ट पर बहुत हंसते हैं। वो पूरा कीचड़ में भर जाता है और बाहर आकर मल्हार से बोलता है, मेरे साथ ये सब करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं देख लूंगा तुम्हें और तुम्हारी सफेद हथनी को। और गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद, मल्हार, क्यों आजकल रूबी को लेकर नहीं आते? सारे टूरिस्ट पूछते रहते हैं रूबी के बारे में। काका, रूबी अभी गर्भवती है, इसीलिए मैं उसे आराम देना चाहता हूँ।
जिससे वो और उसका बच्चा स्वस्थ रहे। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही किया। रूबी को इस हालत में ज्यादा काम करवाना सही नहीं है। मल्हार रूबी का अब बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था। अब वो उसे काम नहीं करवाता था, खुद नौकरी पर जाता था और रूबी को घर में ही आराम करने के लिए छोड़ जाता था। मल्हार काम पर जाते हुए रूबी से कहता है, रूबी मैं तुम्हारे लिए खाना रखकर जा रहा हूँ, खा लेना। शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए फल लेता आऊंगा। मल्हार जैसे ही वहां से जाने के लिए निकलता है, तभी वो घमंडी टूरिस्ट वहां आ जाता है। उसने रूबी को पकड़ने का प्लान बनाया था ताकि वो अपना बदला ले सके मल्हार से। वो अपने साथ 2 आदमी और लाया। आज इसे पकड़कर शहर में जाकर बेच दूंगा, तब उस लड़के को अक्ल आएगी कि मेरा मजाक उड़ाने का नतीजा क्या होता है। वो अपने दोनों आदमियों को रूबी को एक नशीली इंजेक्शन लगाने को बोलता है ताकि वो बेहोश हो जाए और उसे जाल में पकड़कर ट्रक में ले जाया जा सके। वो दोनों रूबी को इंजेक्शन लगाते हैं और रूबी बेहोश हो जाती है और वो तीनों उसे ट्रक में ले जाते हैं। मल्हार शाम को घर आता है। देखो रूबी, मैं आ गया। रूबी को वो बहुत ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। तभी एक गांव वाला आता है। मल्हार, आज मैंने उस दिन वाले घमंडी टूरिस्ट को देखा। वो अपने दोनों साथियों के साथ ट्रक में रूबी को कहीं ले जा रहा था। मैंने उसका पीछा करने की बहुत कोशिश की पर वो बहुत दूर चले गए, शहर की तरफ। मैं रूबी को वापस ले आऊंगा। वो गर्भवती है, न जाने लोग उसके साथ क्या करेंगे। ये लोग रूबी को शहर ले आए और अपने घर के बाहर जंजीर से बांध दिया। बेचारी रूबी को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो मन में ही बोल रही थी, मल्हार, तुम मुझे यहाँ से जल्दी से ले जाओ। ये लोग मेरे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल्दी आ जाओ मल्हार। उस घमंडी टूरिस्ट ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, सफेद हत्ती के साथ फोटो खिंचवाने के 10 रुपए। पूरा दिन लोग आते और रूबी के साथ फोटो खिंचवाते। रूबी बहुत थक जाती थी। एक दिन एक औरत रूबी के साथ फोटो खिंचवाने आती है। अरे, ये हथनी तो गर्भवती है। आपने इसको ऐसी क्यों बांध के रखा है? आपको पता नहीं जानवरों पर अत्याचार करना कानूनन अपराध है। मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। घमंडी टूरिस्ट है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था ये हथनी गर्भवती है। आज से ये नाश हो इस हथनी का। उसने दूसरे दिन से बोर्ड हटा दिया ताकि कोई उस पर आरोप न लगा पाए, पर वो सारा गुस्सा अब भी रूबी पर निकालता था। ना तो वो उसे ठीक से खाना देता, ना ही पानी, और उसे मारता भी था। रूबी की हालत उसने बहुत खराब कर दी थी। रूबी हर वक्त रोती और मल्हार के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती रहती थी। मल्हार रूबी को ढूंढते ढूंढते शहर आ गया। वो हर किसी से सफेद हथनी के बारे में पूछता। भाई साहब, आपने किसी सफेद हथनी को देखा है जो गर्भवती है? हर किसी से उसके बारे में पूछता रहता। तभी उसे वो औरत मिली जिसने रूबी को देखा था। हाँ, मैंने देखा है इस सफेद हथनी को। चलो मेरे साथ, हमें पहले पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए जिससे उस आदमी को सजा मिल सके। मल्हार और वो औरत पुलिस के साथ रूबी के पास पहुंचते हैं। रूबी मल्हार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने कान हिलाने लग जाती है। पुलिस उस घमंडी टूरिस्ट को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। मल्हार रूबी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो रूबी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। तुम जानवर हम इंसानों से कितने वफादार रहते हो और हम सिर्फ तुमको अपना मतलब के लिए यूज़ करते हैं। हम इंसान तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं हैं। रूबी, मुझे माफ़ कर दो। और दोनों रोने लगते हैं। मल्हार रूबी को गांव वापस ले आता है और गांव में रूबी को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। रूबी को बहुत ही सुंदर सफेद बच्चा भी होता है जिसका नाम रॉबिन रखा जाता है। अब रूबी और रॉबिन दोनों खुशी खुशी अपने दोस्त मल्हार। कुदरत के कहर से कोई नहीं बच सकता। कुदरत के लिए सब समान है।
अगर इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ करता है या उसके नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे भी कुदरत का प्रकोप सहन करना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ सुंदरवन नाम के गांव के साथ हुआ। नदी किनारे बसा ये गांव हरा भरा था, जिसके आसपास हरे भरे जंगल और चारों तरफ खेत ही खेत नजर आते थे। यहाँ के लोगों का जीवन खेती पर और जंगलों की लकड़ियों पर ही आधारित था। वे सब अपना रोजगार इन्हीं चीजों से हासिल करते थे। पर वो कहते हैं ना, किसी से हर वक्त लिया जाए और बदले में कुछ भी ना दे तो उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इस गांव के लोग जंगलों और खेतों से जीवन यापन करते थे और बदले में ना तो वे पेड़ उगाते थे और ना ही जंगलों में रह रहे बाकी जीवों का ख्याल रखते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि उस गांव में एक बार इतनी बारिश हुई कि पूरा गांव पानी पानी हो गया। ज्यादातर पेड़ काट दिए गए, जिसकी वजह से पेड़ों की जड़ें पानी को रोक नहीं पा रही थी। लोगों के घर, खेत खलियान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनको शुरुआत से खेती करनी पड़ी। सब कुछ पहले जैसा करने में उन्हें बहुत वक्त लगा था। अब तो सारे गांव वाले अपने अपने खेतों का अधिक ख्याल रखते थे। हमेशा ये ख्याल रहता कि फिर से कोई नुकसान न उठाना पड़े। वो हमेशा बस सिर्फ यही सोचते रहते। एक बार की बात है, वहाँ एक हथनी आ पहुंची। शायद वो अपनी झुंड से बिछड़ गई थी और भटकते भटकते इस गांव के नजदीक आ पहुंची थी और वो गर्भवती थी तथा भूखी भी। शायद इस गांव में कुछ खाने को मिल जाए, मेरा बच्चा भी भूखा होगा। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। कुछ गांव वाले हथनी को गांव की तरफ आते देख लेते हैं। अरे देखो देखो, कोई हथनी गांव की तरफ चली आ रही है, चलो सबको बताते हैं। दोनों गांव वाले बाकी सब गांव वालों को बताते हैं उस हथनी के बारे में। ये हथनी तो हमारे खेत खराब कर देगी, चलो इसे मार कर भगा दें। हाँ, ऊपर से ये तो गर्भवती है, सारे खेत खा जाएगी। नहीं नहीं, किसी बेजुबान प्राणी को मारना, वो भी तब जब उसके पेट में बच्चा है, ये तो पाप होगा, हमें नहीं करना चाहिए ये। बाकी गांव वाले उनकी बात नहीं मानते। वो योजना बनाने लग जाते हैं कि उस हथनी को कैसे भगाया जाए। उन्होंने सोचा वो भूखी है, इसीलिए वो कुछ भी खा लेगी। उन्होंने अनानास में कुछ पटाखे डालकर उसे रास्ते में रख दिया। अरे देखो मेरे बच्चे, यहाँ कुछ फल है, अब तुम्हारी भूख मिट जाएगी, तुम चिंता मत करना। हथनी खुशी खुशी वो फल खाने लगती है, पर जैसे ही फल खाती है उसके मुंह में पटाखे फूट जाते हैं। उसके मुंह से खून की धारा बहने लगती है। वो दर्द से कराहने लगती है। अपने मुंह की जलन को ठंडा करने नदी से पानी पीने चली जाती है। उसे बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, पर वो बेजुबान आखिर किससे कहती। कुछ गांव वालों को ये बात पता तो सब हथनी की मदद के लिए महावत को बुला लाए। ऐसी हरकत करके तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी बेजुबान जानवर पर यूं इस तरह जुल्म करना कहाँ की इंसानियत है। ये गर्भवती है, इतनी पीड़ा में है और फिर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। और तुम लोगों को देखो, इंसान कहलाने लायक भी नहीं। गांव वाले भी उसकी सहायता करते हैं, पर खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। कुछ गांव वाले हथनी की मदद के लिए पुलिस को फोन भी कर देते हैं। मैंने बिना सोचे समझे फल खा लिए, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना दर्द दे रही हूँ। तुम मत रो माँ, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, फिर हम साथ में खेलेंगे माँ, मत रो माँ। हथनी की मदद के लिए पुलिस पहुंच जाती है। उन्होंने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की, पर वो उसे दर्द से छुटकारा नहीं दिला पाए। ये देखकर गांव वालों को बहुत दुख होता है। ये हमसे कैसा अनर्थ हो गया, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। इतनी क्रूरता तो हम पुलिस वाले कैदियों के साथ भी नहीं करते जो तुम लोगों ने इस मासूम के साथ की है। हम सबको उसकी सजा मिलनी चाहिए, हम सब दोषी हैं,
हम उस बेजुबान को बचा नहीं पाए। पूरे गांव को नहीं, हमें सजा मिलनी चाहिए। ये दुष्कर्म हमने किया है। ये क्या कर दिया हमने स्वार्थ में आकर। सजा तो मिलेगी। ऐसा काम करने वाले को सरकार ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। पुलिस वाले कुछ गांव वालों को पकड़कर ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। गांव वालों को भी एहसास हो गया था कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान हथनी की आत्मा को लेने आते हैं। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब इस धरती पर तुम्हें और दुख नहीं देखना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना दुख है कि मेरे बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही इतना सब दुख देख लिया। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बच्चे को मनुष्य जन्म दे सकता हूँ। उसे तुम्हारी तरह जंगलों में नहीं भटकना पड़ेगा। नहीं नहीं, इंसान नहीं बनाना उसे। मैं नहीं चाहती कि वो किसी के साथ ऐसी क्रूरता करे जो हमारे साथ हुई है। इंसानों से ज्यादा हम जानवरों में भावनाएं होती हैं। इसीलिए तो मैंने घायल होने के बाद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने तो मनुष्य को करुणा और दया भाव से ही बनाया था। पता नहीं ये इंसान राक्षस बनता जा रहा है। चलो तुम यहाँ से। ये धरती अब तुम्हारे रहने लायक नहीं बची। भगवान की बनाई इस सृष्टि में मनुष्य जाति सबसे बुद्धिमान और करुणा का प्रतीक मानी गई है। पर आज हम अपने स्वार्थ के लिए बेकसूर प्राणियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी चीजों को देखकर भगवान हमसे कितना नाराज होंगे ये सोचना चाहिए। अगर आप किसी बेजुबान की मदद नहीं कर सकते तो उन्हें नुकसान भी ना पहुंचाएं। ये आपसे हमारी विनती है। लालची चाय वाला। मानसपुर नाम गांव में जग्गू चाय वाला नाम का एक चाय वाला था। वह बहुत ही मशहूर था। जग्गू बहुत ही मेहनती था। वह समय का बहुत पालन करता, सुबह जल्दी उठता और काम पर लग जाता था। उसके पास 3 भैंसें थीं। सुबह उठकर वह भैंसों का ताज़ा ताज़ा दूध निकालकर अपने दुकान की ओर निकलता था। जग्गू का दुकान मानसपुर रेलवे स्टेशन के बाहर था, इसलिए उसकी दुकान पर भीड़ भी बहुत होती थी। वाह जग्गू, क्या मज़ेदार चाय है। हाँ भाई, मैं रहता तो पास वाले गांव में हूँ, पर चाय पीने हमेशा इसी के दुकान पर आता हूँ। जग्गू भाई, जरा बताओ तो तुम चाय में ऐसा क्या मिलाते हो? हाँ, बस अपना प्यार मिला देता हूँ भाई साहब, उसी वजह से चाय मज़ेदार बन जाती होगी। जग्गू बड़ा समझदार इंसान था। वह बड़े ही सोचकर चतुराई से जवाब दिया था, लेकिन उसके चाय का स्वाद का असली राज तो कुछ और ही था। जग्गू अपनी चाय में डालने के लिए जो मसाले इस्तेमाल करता था वो अपने हाथों से बनाता था। इस मसाले बनाने के लिए ताजा तुलसी के पत्ते, चाय पत्ती, हल्दी, शहद, लौंग, इलायची ऐसे और भी बहुत सारे चीजें इस्तेमाल करता था। तब जाकर वह चाय मसाला बनता था। वाह, क्या ताजा खुशबूदार मसाला है। ये है मेरे ताजेदार चाय का असली राज। बस इतना ही नहीं, वह अपने चाय में भैंसों का ताजा दूध ही इस्तेमाल करता था, जिसके कारण उसका चाय गाढ़ी और स्वादिष्ट बनती थी। एक दिन जग्गू, जी एक टिकट रामपुर देना। जग्गू, कहाँ जा रहे हो? आज दुकान भी बंद है। हाँ जी भाई साहब, आज थोड़ा शहर जाना है, थोड़े सामान लेके आने हैं, शाम तक आ जाऊंगा भाई साहब। जग्गू ट्रेन पर चढ़कर शहर का सफर करता है और शहर पहुंचकर अपने सामान खरीदने जाता है और खरीदकर घर वापस आते समय रास्ते में एक बड़ा सा सुंदर मॉल दिखाई देता है। वाह, बड़ा ही आलीशान मॉल है, थोड़ी देर अंदर घूम कर आता हूँ। जग्गू मॉल के अंदर जाता है और घूमने लगता है। अचानक जाता है, जरा मैं भी देखूं शहर के चाय का स्वाद। चाय पीता है और कहता है, हे भगवान, कितनी कड़वी चाय है। ये चाय भी काढ़ा, मैं तो ये पी ही नहीं सकता। और वहां से उठकर कैश काउंटर जाता है। कितने हुए भाई साहब? एक चाय की? दुकान में बैठे सभी ग्राहक जग्गू की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। बेचारा जग्गू दुकानदार को पैसे देकर वहां से बाहर आता है और ट्रेन में घर सफर कर। अगर मैंने भी दाम बढ़ा दिए होते तो मैं अभी तक एक अमीर आदमी बन गया होता।
और मेरे भी एक आलीशान सी दुकान होती। और ऐसे वह एक सोच में पड़ जाता है और बस इसी ख्याल को लेकर अपने गांव पहुंचता है। और दूसरे ही दिन उसने चाय के दाम बढ़ा दिए। 5 रुपए की चाय 15 रुपए कर दी उसने। अरे यार, ये क्या, जग्गू ने अचानक से चाय के दाम बढ़ा दिए? पता नहीं भाई साहब, पर अब चाय में वह स्वाद भी नहीं है, थोड़ी फीकी हो गई है। लोगों की बात सच थी। वह पहले की तरह चाय मसाला बनाना छोड़ दिया था। वह शहर से मसाला मंगाता और उन्हीं को चाय बनाने में इस्तेमाल करता। इतना मुनाफा तो मुझे कभी भी नहीं हुआ। मुझे और भी कोई योजना निकालनी होगी। जग्गू की सोच बहुत बदल गई। वह अपने भैंसों से निकाले दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी चाय का स्वाद और भी फीका हो गया। धीरे धीरे उसके दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। अरे रे जग्गू, ये क्या है? लगता है तुम चाय में प्यार के बदले कुछ और ही मिला रहे हो। नहीं भैया, सब कुछ पहले जैसा ही है। यहाँ पर ऐसा ही चाय मिलेगा। आपको पीना है तो पीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। जग्गू के बढ़ते मुनाफा के साथ साथ वह लालची भी हो गया था और उसका स्वभाव कर रहा है। इसे सजा सिखानी ही पड़ेगी। अगले दिन जब जग्गू दुकान पर आया तो वह देखता है उसके दुकान के बगल में, चाय ले लो भैया, गरम गरम चाय, मजेदार स्वादिष्ट अदरक वाली चाय, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। लोगों की भीड़ अब उस दूसरे दुकान पर लगने लगी। अरे वो आम भी तो सस्ता है। हाँ हाँ, वही चलते हैं। वैसे भी जग्गू के चाय में वो पहले जैसा स्वाद ही नहीं है और उदास हो जाता है। एक ग्राहक जग्गू के पास आता है और बोलता है, जग्गू, तुम पहले आया करते थे, अब लालच। यह सब लालच का ही नतीजा है। अब भी सब ठीक हो जाएगा, सुधर जाओ। ग्राहक भगवान का एक रूप होते हैं और मैं लालच में आकर उन लोगों को धोखा दिया। मुझे अपनी यह गलती सुधारनी ही होगी। जग्गू ने फिर से अपनी सोच बदली और उसने वह पहले जैसे प्यार वाली चाय बनाता। जग्गू दूध में पानी मिलाना बंद कर दिया और पहले की तरह चाय मसाला बनाकर बेचता। उसने चाय का दाम भी 5 रुपए रख दिया और दुकान का नाम भी बदल दिया। चाय ले लो भाई, चाय, प्यार वाली चाय, गर्मा गर्म चाय, खुशबूदार प्यार वाली चाय। कहानी की सीख, खुद के फायदे के लिए हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सरसपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां शीतल अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत साधारण सा जीवन जीते थे। शीतल के पिता खेती करते थे और पास ही के शहर में जाकर बेचते थे। उनका जीवन सरल चल रहा था। शीतल के गांव में एक सरकारी स्कूल था जिससे उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उसके पिता ने उसकी शादी शहर में अपने दोस्त के बेटे राजेश के साथ करा दी। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। आइए, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ चलो, बहुत भूख लगी है। शीतल राजेश को खाना परोसती है। क्या बनाया है खाने में? दाल और रोटी। बस, और कुछ नहीं? कुछ अलग चटपटा नहीं बनाया? मुझे तो साधारण खाना ही बनाना आता है। गांव में अलग अलग तरह की चीजें नहीं मिलती थीं। अरे कोई बात नहीं, मैं ये भी खा लूंगा। आओ, तुम भी खाना खा लो। राजेश शीतल से कुछ नहीं कहता, पर शीतल को बहुत दुख होता है कि उसके पति को अलग अलग खाने का शौक है, पर उसे बनाना ही नहीं आता। वो दुखी हो जाती है। वो हर रोज कोशिश करती है कि अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाए, पर उसे जितना आता था वो उतना ही बना पाती थी। पर राजेश कभी उससे कुछ नहीं कहता था। भिक्षाम देहि। आप कौन हैं बाबा? हम हिमालय पे तपस्या करते हैं बेटी। इस शहर के पास से गुजर रहे थे तो बहुत भूख लगी है। आइए बाबा जी, यहाँ भोजन ग्रहण कर लीजिए। शीतल बाबा जी को उसने जो भी बनाया था
वो बड़े प्यार से खिलाती है और साधु महाराज भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे को भोजन कराया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, तुम क्या चाहती हो? बाबा जी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस पति के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। साधु महाराज अपनी शक्ति से एक जादुई कढ़ाई निकालते हैं और शीतल को दे देते हैं। ये लो बेटी, ये एक जादुई कढ़ाई है। इससे तुम जो भी बनाने को बोलोगी ये बना देगी। शीतल बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी का धन्यवाद करती है। आज शीतल सोचती है कि वो अपने पति की पसंद का खाना बनाएगी। हे जादुई कढ़ाई, आज बना दे कुछ नया, खाने में आ जाए जैसी मजा। जैसे ही शीतल ये कहती है, जादुई कढ़ाई का जादू चल जाता है और उसके सामने अलग अलग स्वादिष्ट चीजें आ जाती हैं, जिसकी खुशबू पड़ोस तक जा रही थी। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है शीतल? आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। राजेश खाने बैठता है। उसके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे जो उसे बहुत पसंद आ रहे थे। वो इतने दिन बाद बहुत खुश था और उसे खुश देखकर शीतल बहुत खुश थी। शीतल रोज उस जादुई कढ़ाई से खाना बनाती और राजेश उसे खाकर बहुत खुश हो जाता। उस खाने की खुशबू इतनी होती थी कि बाहर तक जाती थी और कई लोग खुशबू सूंघकर शीतल से थोड़ा खाना मांग लिया करते थे, पर शीतल कभी किसी को मना नहीं करती थी। क्या बात है शीतल, तुम्हारे घर से तो हर रोज अलग अलग भोजन की बड़ी प्यारी सुगंध आती है। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? शीतल उस जादुई कढ़ाई के बारे में उसे बताती है। क्या मैं इसे एक दिन के लिए अपने पास ले जाऊं? मैं भी तो देखूं ये सच में काम करती है या नहीं। हाँ बहन, ले जाओ, बस मैं अपने पति के लिए खाना बना लूं पहले। विमला देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि ये कढ़ाई अब वो शीतल को कभी वापस नहीं देगी और कढ़ाई लेकर चली जाती है। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खा के आ जाए मजा। कढ़ाई से इस बार बहुत ही सड़ा हुआ खाना निकलता है। विमला को देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसकी कोशिश नाकाम। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी कढ़ाई से अच्छा खाना नहीं निकलता। विमला गुस्से में शीतल के पास आती है, जहाँ वो साधु महाराज को भोजन करा रही थी। शीतल, ये कैसी कढ़ाई है? इससे तो सारा खाना बदबूदार निकल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खा के आए मजा। उसके सामने एकदम स्वादिष्ट खुशबू से भरा खाना आ जाता है। ये सब साधु महाराज सुन रहे थे। ये कढ़ाई आपके मन के भावों से खाना बनाती है। शीतल के मन में अपने पति के लिए प्रेम और बाकी सब के लिए दया का भाव है, और तुमने ये कढ़ाई अपने स्वार्थ के लिए शीतल से ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुष्ट भावों के कारण खाना भी सड़ा हुआ बदबूदार ही बना। हमारे जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही प्राप्त होगा हमें भी, और जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होगा। साधु महाराज की बातें सुनकर विमला शर्मिंदा हो जाती है और शीतल से माफी मांगने लगती है। अरे कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इन बातों को, चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं मिलकर। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया कि खा के आए मजा। सबके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है और सब मिलकर उसे खाने लगते हैं। चुड़ैल का घर। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रमन था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम शीला था। रमन का ट्रांसफर अलग अलग शहर में होता रहता था। इस बार शीला के पति रमन का ट्रांसफर मुंबई में हुआ। शीला और रमन बहुत खुश थे। रमन ने शीला को कहा, मैंने मुंबई में एक घर के लिए बात की है, बस आज मैं शाम को निकलूंगा। उस घर को देखने जाना है। ठीक है जी। आप मुंबई से वापस कब आएंगे? बस घर देखकर ही वापस लौट आऊंगा। 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, फिर 5-6 दिन में हम लोग मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। शीला भी हामी भर देती है और रमन भी शाम को मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। रमन वहां पहुंचता है और मकान मालिक से बात करता है कि वो उसको घर दिखा दे।
ये देखिए रमन जी, ये है आपका घर। रमन तो घर देखकर हैरान ही रह जाता है। वो घर बहुत ही सुंदर था और बहुत ही बड़ा होता है। घर तो अच्छा है, ये लीजिए आधा किराया। जब मैं और मेरी पत्नी यहां पर शिफ्ट होंगे तो आपको आधा किराया उसी समय दे देंगे। जी अच्छा अच्छा। अब रमन जैसे ही जाने लगता है उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है, लेकिन वो सोचता है शायद हवा की आवाज है और वो वहां से चला जाता है और वापस अपने शहर के लिए लौट जाता है। घर आकर, शीला, मुंबई वाला घर बहुत सुंदर है, तुम तो उस घर को देखकर खुश हो जाओगी। अच्छा? हाँ शीला, अब जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, हम 1-2 दिन में ही मुंबई के लिए निकल जाएंगे। लेकिन आप तो कह रहे थे कि 4-5 दिन में चलेंगे। अरे क्या बताऊं, वो घर इतना सुंदर है कि मेरा बस चले तो मैं 2 दिन का भी इंतजार ना करूं। चलिए ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। और फिर दोनों मिलकर मुंबई जाने की तैयारी कर लेते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं। जैसे ही शीला घर देखती है, वाह, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है। मैंने तो इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा। हाँ, मैं भी जब इस घर को देखने आया था ना तो मैं भी बस देखता ही रह गया था। अब इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। इतने में मकान मालिक आ जाता है। आइए, ये है मेरी पत्नी शीला। नमस्ते जी, नमस्ते। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मेरा घर पास में ही है, आप वहां आ सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और इसके बाद मकान मालिक वहां से चला जाता है। घर भी ज्यादा गंदा नहीं होता, शीला को ज्यादा सफाई भी नहीं करनी पड़ती। अब 2 दिन बाद रमन को नौकरी पर जाना होता है। अब 2 दिन के बाद का समय भी आ जाता है। शीला, तुमने टिफिन नहीं बनाया? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। जी बस खाना बन गया, पैक ही करना है, बस अभी करती हूँ। शीला खाना पैक करने के लिए जैसे ही किचन में जाती है, अरे ये टिफिन तो पैक है, शायद मैं ही टिफिन को पैक करके भूल गई होंगी। इसके बाद शीला रमन को टिफिन पकड़ा देती है और अब शाम हो जाती है। शीला को सामान को व्यवस्थित करने में समय लग जाता है, तो शीला सोचती है रमन आने वाले होंगे ऑफिस से, तो वो चाय और कुछ नाश्ता बना ले पहले। और वो किचन में जाती है तो देखती है चाय तो गैस पर ही होती है और नाश्ता बना हुआ रखा होता है। हो सकता है ज्यादा काम करने की वजह से मैं ही भूल गई हूँ। मैंने चाय बनाकर गैस पर रख दी हो और नाश्ता बना लिया हो। रमन ऑफिस से आता है तो शीला उसे चाय और नाश्ता देती है। नाश्ते में पकौड़े होते हैं। अरे वाह शीला, तुमने ये पकौड़े कैसे बनाए? ये तो बहुत ही अच्छे बने हैं। अच्छा, लाइए मैं भी खाकर देखती हूँ। शीला भी पकौड़े खाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये पकौड़े उसने बनाए हैं। अब दोनों थोड़ी देर के बाद खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को रमन को कुछ अजीब सी आवाज आती है। रमन उठता है, उसे लगता है कि खिड़की खुली हुई है, शायद इसलिए हवा की आवाज होगी। इतने में शीला की नींद भी खुल जाती है। अरे इतनी रात को आप खिड़की के पास क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, हवा चल रही है तो खिड़की की आवाज आ रही थी और मैं सो नहीं पा रहा हूं। ठीक है जी, कर दीजिए खिड़की बंद। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन शीला से पहले रमन उठ जाता है और किचन में जाकर देखता है तो चाय तो बनी हुई रहती है। उसे लगता है शीला चाय बनाकर फिर से सो गई। जब शीला उठती है तो रमन उसके लिए चाय लाता है। शीला को लगता है चाय रमन ने बनाई है। अब रमन ऑफिस जाने लगता है और कहता है, अरे शीला, मेरा पर्स देना। ओहो, मैं तो रमन के रूम में ही छोड़ आई। शीला रूम में जाती है, उसे पर्स नहीं मिलता और पर्स रमन के लैपटॉप के साथ ही रखा होता है। शीला, मैं निकल रहा हूं। आपका पर्स? अरे तुमने लैपटॉप के पास ही तो रख दिया था। मैंने? अरे हाँ, शायद तुम्हें ज्यादा काम की वजह से याद नहीं रहा होगा। शीला को भी ऐसा ही लगता है। उस दिन मुंबई में बहुत तेज बारिश होने वाली होती है। शीला सोचती है, अरे छत पर कपड़े सूख रहे हैं और बारिश भी आने वाली है।
एक काम करती हूँ, कपड़े ले आती हूँ जाकर। लेकिन वो देखती है कपड़े तो तय किए हुए बिस्तर पर रखे होते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शीला को समझ आने लगता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। शीला उसी दिन शाम को रमन को कहती है, सुनिए, जब से हम इस घर में आए हैं कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या हुआ शीला? यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं जो काम करती नहीं हूँ वो भी अपने आप हो जाता है, जबकि इस घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है। हाँ, मैंने भी खिड़की के पास कई बार अजीब सी आवाजें सुनी है और एक औरत की परछाई भी देखी है। लेकिन आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मुझे लगा कि कहीं तुम डर न जाओ। अगर आपको जब भी वो परछाई दिखे तो आप मुझे जरूर बताना। ठीक है। और उसी रात को परछाई फिर से रमन को दिखती है और रमन शीला को जगाता है। शीला, उठो। क्या हुआ? अरे शीला, वही परछाई। इतना सुनकर शीला फटाक से उठ जाती है। वो परछाई खिड़की पर साफ दिखाई दे रही होती है। अरे ये परछाई तो साफ दिखाई दे रही है। हाँ। कौन है आप और इस घर से आपका क्या लेना देना है? ये घर मेरा है। लेकिन ये घर आपका कैसे हो सकता है? ये घर कई सालों से मेरा ही है। और इतना कहते ही वो परछाई गायब हो जाती है। अगले दिन रमन मकान मालिक को बुलाता है और उसको पूरी बात बताता है। जी, इस घर में चुड़ैल का साया है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अरे लेकिन आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? उस चुड़ैल से किसी को कोई खतरा नहीं है, इसीलिए नहीं बताई। और ऐसे करके मकान मालिक और रमन में थोड़ी सी तू मैं हो जाती है और थोड़ी देर बाद मकान मालिक वहां से चला जाता है। अरे जी, एक काम कीजिए, आप दूसरा घर देख लीजिए। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ, दूसरा घर तो देखना ही होगा, ऐसे में हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। और उसी रात फिर से वो औरत खिड़की के पास खड़ी हुई दिखाई देती है और कहती है, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? हम इस चुड़ैल वाले घर में नहीं रह सकते, हमें तुमसे डर लगता है। लेकिन मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि तुम्हारे काम में तुम्हारी सहायता की है। जो भी हो, लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते। चुड़ैल उन दोनों को इसी घर में रहने के लिए कहती है और फिर दोनों मान जाते हैं और उस चुड़ैल को पूछते हैं, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम मालती है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। काफी समय से इस घर में रहने के लिए कोई नहीं आया। अब जब तुम इस घर में आ ही गए हो तो इस घर में रौनक आ गई है, इसलिए मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहती। इतना कहकर वो चुड़ैल गायब हो गई। अगले दिन मकान मालिक फिर आता है। आखिर कौन है ये मालती? अब मकान मालिक थोड़ा फंस जाता है और कहता है, वो मेरी माँ है जो आप लोगों को दिखाई देती है, और उनका देहांत काफी समय पहले ही हो गया था, जब मैं 6 साल का था। लेकिन उन्होंने चुड़ैल बनकर मुझे हमेशा पाला, हमेशा मेरा साथ दिया। आपने उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ किया क्यों नहीं? सब कुछ किया, यहाँ तक कि यह घर भी छोड़ दिया ताकि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगी। ये उनका घर है और वो यहीं रहेंगी, लेकिन वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती। अब रमन और शीला समझ जाते हैं कि वो रमन को अपना बेटा समझकर इतना प्यार देती है और जाने देना नहीं चाहती। अब रमन और शीला उस घर को खरीद लेते हैं और वहीं रहते हैं, और वो चुड़ैल कभी भी उन लोगों को परेशान नहीं करती, बल्कि उनका साथ देती है। जादुई नारियल। बहुत दिनों की बात है। एक बार एक गांव में बद्री नाम का एक नारियल बेचने वाला रहता था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा करता और अपने माता पिता को प्रणाम करता और अपने नारियल बेचने ठेला लेकर निकलता था। वह बहुत ईमानदार और नेक दिल का व्यक्ति था। उसके पड़ोस में ही गोपाल नाम का एक बहुत ज्यादा अमीर और धनवान व्यापारी रहता था। वह बद्री के नारियल पानी बेचने पर हंसता था। बद्री की एक बहुत अच्छी आदत थी, वह जो भी कमाता
उसके वो 3 हिस्से करता। पहला हिस्सा घर में खाने पीने और जरूरतों की चीजों पर खर्च करता, दूसरा हिस्सा गरीबों के दान के लिए और तीसरा हिस्सा बचत के लिए रखता था। हर दिन वह ठेला लेकर घर से काम पर निकलता है और वह एक नई सड़क पर अपना ठेला लगाकर नारियल बेचता है। आइए भाई साहब आइए, ताजा ताजा नारियल पानी पीजिए। हमें 2 नारियल दीजिए भैया। ये लीजिए भाई साहब। फिर और भी लोग बद्री के यहाँ नारियल पानी पीने आते और बद्री सबको नारियल पानी पिलाता है और नए सड़क पर बद्री की अच्छी कमाई हो जाती है। और शाम होते ही बद्री घर के लिए सब सब्जी फल लेकर घर पहुंचता है। और हमेशा की तरह एक दिन बद्री अपना ठेला लगाकर एक नई सड़क पर बैठा था। एक ऋषि बद्री के ईमानदारी और नेक दिल की परीक्षा लेते हैं। तभी वह ऋषि एक बूढ़े आदमी का रूप लेते हैं और बद्री के पास जाते हैं। बेटा बद्री, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बद्री तुरंत एक नारियल काटता है और बोला, ये लीजिए दादाजी, नारियल पानी पीजिए। शुक्रिया बेटा। और पिएंगे दादाजी? नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे कुछ तो नारियल दे दो। बद्री ने बिना कुछ सोचे समझे 2 नारियल देता है। ये लीजिए दादाजी। दादाजी वो 2 नारियल हाथ में लेते हैं और थोड़े देर मुंह में कुछ पड़ा और बद्री को वह 2 नारियल वापस कर देते हैं। ये लो बेटा, ये 2 नारियल अपने पास रखो और काटते वक्त याद रखना कि जो भी ख्वाहिश तुम मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। और वह ऋषि वहां से गायब हो जाते हैं और बद्री यह देखकर हैरान हो घर चलता है। और बद्री नारियल काटने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इतना धनवान बनाना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद कर सकूं और मेरे दिल में कभी भी कोई लालच की भावना ना पैदा हो। ख्वाहिश मांगते ही वह नारियल को काट दिया और फिर उस दिन के बाद से उसके नारियल का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। बद्री की तरक्की देख गोपाल उसी परेशान रहता है और उसकी तरक्की से ईर्ष्या होता है और वह मन ही मन सोचता है, कैसे बद्री इतना पैसा वाला हो जा रहा है, आखिर बात क्या है, पता लगाना पड़ेगा। यह कहकर वह बद्री के पास जाता है और पूछता है, अरे यार बद्री, कैसे हो? तुम्हारा व्यापार तो दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, आखिर क्या तुम मुझे अभी वो नारियल दिखाओगे? हाँ गोपाल, क्यों नहीं, चलो मेरे घर चलते हैं। और ऐसे बोलकर बद्री गोपाल को अपने घर ले जाता है और बद्री गोपाल को वह जादुई नारियल दिखाता है, लेकिन गोपाल की नीयत ही खराब थी। वो बद्री को बातों में उलझाकर एक नारियल चुरा लेता है और अपने घर ले जाता है। घर आके गोपाल वह नारियल को काटता है और उससे पहले वो एक ख्वाहिश मांगता है, लेकिन तभी गोपाल का नौकर आ जाता है और बोलता है, मालिक जी, काम हो गया है, मैं घर जाऊं? गोपाल की एक बहुत बुरी आदत थी, उसे जब भी गुस्सा आता था वो उसको गरीब की औलाद कहकर डांटता था और बस यही गलती हो जाती है। नारियल काटते ही वो गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे यही बोल देता है, गरीब की औलाद, जबकि उसे बोलना था अमीर बन जाऊं।
गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन देर हो चुकी थी। धीरे धीरे वह गरीब होता गया और उसके व्यापार में दिन प्रतिदिन नुकसान होता गया। और वह एक दिन थका हारा गोपाल बद्री के पास अपनी गलती स्वीकारने जाता है और बद्री के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। बद्री, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गोपाल, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को मान ले और उसे सुधार ले, वही अच्छा इंसान होता है। और बद्री गोपाल को यह बोलकर कुछ पैसे देता है और बोलता है, ये लो गोपाल, कुछ रकम अपने पास रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और इससे अपना व्यापार भी शुरू करना। साथ ही ये जादुई नारियल भी ले लो और अच्छी नियति से इसे काट देना और तुम्हारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएंगे। और गोपाल जादुई नारियल हाथ में लेकर ख्वाहिश मांगता है, हे भगवान, मुझे कभी भी और लालची नहीं बनाना। और इस तरह गोपाल अपने किए हुए काम पर पछताता है। बद्री और गोपाल मिलजुल कर रहने लगते हैं और दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच बुरी भला है। पेट्रोल थीफ, पेट्रोल चोर। नयनपुर नाम का एक खूबसूरत छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत सीधे और मेहनत करने वाले थे। गांव के लोग अपने अपने खेतों में खेती करते, फल, सब्जियां, फूल उगाते और उनकी पत्नियां घरों में बास्केट्स और हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाती थीं। फिर वो सब पास के शहर जाकर उसे बेचते और पैसे कमाते थे। हर कोई अपने अपने घर से अपनी अपनी गाड़ी में या स्कूटर पर या ट्रैक्टर पर सामान भरते और रोज उसे बेच आते थे। उसी गांव में 2 भाई भी रहते थे, रामू और शामू, पर दोनों बहुत आलसी थे। उन्हें मेहनत करने और काम करने में मजा नहीं आता था, लेकिन अब मजबूरी में उन्हें काम तो करना ही पड़ता था। वो दोनों अपने स्कूटर पर रोज फूल बेचने जाते थे। तूने स्कूटर में पेट्रोल भरवाया है ना? तुझे पता है ना, गांव में पेट्रोल पंप नहीं है, हम शहर नहीं जा पाएंगे। शामू पेट्रोल भरवाना भूल गया था, पर वो झूठ बोल देता है। हाँ हाँ रामू, तू चिंता मत कर, स्कूटर हवाई जहाज की तरह उड़ेगा, चल चल। दोनों स्कूटर में सामान भरकर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर चलते ही स्कूटर झटके मारने लगा और पास ही में एक कीचड़ का बना हुआ तालाब था। जैसे स्कूटर झटके से रुका, रामू कीचड़ में गिर गया और चिल्लाने लगा, गधे, तूने तो कहा था कि हवाई जहाज की तरह उड़ेगा, ये क्या है? शामू घबराते हुए हंसते हुए कहता है, अरे रामू, लगता है लैंडिंग में कुछ गड़बड़ हो गई। रामू गुस्से से शामू की तरफ देखता है। रामू कीचड़ से बाहर आता है और आसपास देखता है कि शायद उन्हें कोई पेट्रोल दे दे। वहां से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था। वो ट्रैक्टर वाला अपना ट्रैक्टर रोककर खेतों में जाता है। रामू, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इस ट्रैक्टर में से थोड़ा सा पेट्रोल चुरा ले। पागल हो गया है क्या? वो ट्रैक्टर वाला वापस आ गया तो? तू एक काम कर, तू उसे बातों में उलझाए रख, मैं जब तक पेट्रोल निकाल लूंगा। रामू उस ट्रैक्टर वाले के पास जाता है। ओ पाजी, मैनू आपकी थोड़ी मदद चाहिए दी है। मैं कीचड़ विच गिर गया सी, थोड़ा पानी मिलेगा, मैं खुद नू साफ कर लूं। ट्रैक्टर वाले सरदार जी कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तू इधर आजा, मैं तेनू नहला देता हूँ। ट्रैक्टर वाला रामू को इतनी जोर जोर से नहलाता है और सरदार जी का हाथ इतना भारी था कि पतला सा रामू कभी इधर गिरता तो कभी उधर। दूसरी तरफ शामू ने सरदार जी के ट्रैक्टर से पेट्रोल निकाल लिया। शामू कहता है, अरे रामू, कितना नहाएगा, चल बस। रामू कमर पकड़ते हुए कहता है, हाँ पाजी,
बस बस, पूरे महीने का एक साथ ही नहा लिया, अब पूरा महीना नहीं नहाऊंगा। दोनों सरदार जी को थैंक यू बोलकर वहां से जल्दी निकल जाते हैं। यार आज तो मजा ही आ गया, बिना पैसे पेट्रोल मिल गया। मजा तो तुझे आया, मेरी तो जान ही निकाल दी उस सरदार जी ने। शामू हंसने लगता है और कहता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम लोगों के व्हीकल से पेट्रोल चोरी करें और जब उनकी गाड़ी बंद पड़ जाए तो हम उन्हीं की मदद करने जाएं और उनको खुद का ही पेट्रोल बेचें। क्या बोलता है? पर लोग हमें पहचान नहीं लेंगे। अरे पागल, तू भेस बदलकर उनको उलझाए रखना और मैं पीछे से पेट्रोल चुरा लूंगा और फिर मदद करने हम अपने असली रूप में जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। हर बार तू मुझे ही फंसाता है। और दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन दोनों अपना शिकार ढूंढने निकलते हैं। उनको एक कार वाला दिखाई देता है जो सुनार की दुकान पे सोना देख रहा था। उन्होंने प्लान बनाया कि रामू एक खूबसूरत लड़की बनके उनके पास जाएगा और सुनार की दुकान पर उस आदमी को उलझाए रखेगा। रामू एक लड़की का भेस बदल कर आता है। हेलो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? मुझे अपने लिए गहने सिलेक्ट करना है। लड़का लड़की को देखकर खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जैसी खूबसूरत लड़की को कौन मना कर सकता है। रामू लड़की बनकर आदमी को उलझाए रखता है। तब तक शामू उसकी कार से पेट्रोल चुरा लेता है और सीटी मारता है। रामू शामू का इशारा समझ जाता है। रामू नखरे दिखाते हुए, मुझे तो इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया, मैं चलती हूँ, और वहां से वो भाग जाता है। वो कार वाला थोड़ी ही दूर अपनी कार चलाता है और उसकी कार बंद हो जाती है। रामू और शामू उसके पीछे ही थे। अरे क्या हुआ भाई, इधर कैसे रुक गए हो? कार वाला कहता है, पता नहीं, कार में पेट्रोल खत्म हो गया, कल ही तो भरवाया था। अब आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, घर कैसे जाऊं? अरे हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल है, आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप थोड़े कम पैसे दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। आप जैसे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, नहीं तो आजकल कौन किसकी मदद करता है। रामू और शामू एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। ये लीजिए आपके पैसे, और सबकी ऐसी ही मदद करते रहिएगा। रामू शामू को आंख मारते हुए कहता है, हाँ, हमारा काम ही लोगों की मदद करना है। रामू और शामू रोज किसी न किसी को ढूंढते और कभी लड़की बनकर, कभी पुलिस बनकर, कभी रिक्शा वाला बनकर, तो कभी बूढ़ी औरत बनकर सबको किसी न किसी तरह बातों में उलझाए रखते और पीछे से उनकी गाड़ी का पेट्रोल चुरा लेते थे। गांव में ऐसा कोई नहीं था जिनके साथ ऐसा ना हुआ हो और जिनकी मदद रामू और शामू ने की ना हो। गांव में इस बार पंचायत लगी थी। वहां सब लोग बैठे हुए थे। एक गांव वाला कहता है, तुम्हें पता है, उस दिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। रामू शामू ने आकर मेरी मदद की। वहीं दूसरा गांव वाला कहता है, हाँ, मेरी भी मदद की थी। और तीसरा गांव वाला भी कहता है, हाँ, उस दिन मेरे स्कूटर में भी अचानक पेट्रोल खत्म हो गया था, तब पीछे से रामू शामू आ गए। सरपंच सोचते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी मदद के लिए वो दोनों पहुंच जाएं, उन्हें कैसे पता चलता है कि किसका पेट्रोल कब खत्म होने वाला है? सारे गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। दाल में कुछ तो काला है, पता तो लगाना पड़ेगा। दूसरे दिन रामू और शामू रोज की तरह अपना अपना शिकार ढूंढते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़का दिख जाता है। वो अपने दूसरे दोस्त से बात कर रहा था। चल चल, इसका ध्यान नहीं है गाड़ी की तरफ, हम पेट्रोल निकाल लेते हैं। दोनों मौका देखते ही पेट्रोल चोरी कर लेते हैं और थोड़ी आगे चलकर उस लड़के की कार खराब हो जाती है। क्या हुआ भाई साहब, आपका पेट्रोल खत्म हो गया है, हम कुछ मदद कर दें क्या? हाँ भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो जैसे ही पेट्रोल की बोतल लड़के को देते हैं,
लड़का चिल्लाने लगता है, ये क्या है? पानी? पेट्रोल की जगह पानी बेच रहे हो? तुम लोग रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रामू और श्यामू घबरा जाते हैं। अरे ऐसे कैसे? ये पेट्रोल तो हमने तुम्हारी गाड़ी से चुराया है, पानी कैसे हो सकता है? अरे पागल, क्या बोल दिया तूने? गधा है क्या तू? गधा! सारे गांव वाले जो पीछे छुपे हुए थे बाहर आ जाते हैं। क्यों रामू श्यामू, हम इस बार तुम्हारी कुछ मदद करें? हर बार की तरह तुम ही लोगों की मदद करते हो, उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं। शर्म नहीं आती अपने ही गांव वालों को ऐसे ठगते हुए? दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। चक्की पीसेंगे तो ही अकल आएगी दोनों को कि मेहनत क्या होती है। गांव वाले रामू और श्यामू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोनों जेल में चक्की पीसते हुए कहते हैं, सब तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती है। एक दूसरे को कोसते हुए कहते हैं। तो देखा दोस्तों, मेहनत ना करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए कभी भी चोरी और जल्दी बिना मेहनत पैसे कमाने के तरीके नहीं सोचने चाहिए। भूखी चुड़ैल। जनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां ज्यादातर लोगों का जीवन खेती पर ही आधारित था। वहां के लोग खेती करके पास ही के शहर में बेचकर अपना जीवन गुजार करते थे। पर पिछले 2 सालों से उस गांव में बारिश नहीं हुई थी। बहुत सारे किसानों के खेत उजड़ गए थे। ऐसी स्थिति थी कि अब उनके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। अब जाकर इस साल बारिश हुई है। गांव वाले बहुत खुश थे कि इस साल वो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। पर इसी खुशी के बीच उनके गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। कालू एक रात को घर से लौट रहा था। तभी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने और हंसने की आवाजें आने लगी। अरे कौन है भाई? देखो, हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तभी अचानक से उसके हाथ में जो भी सामान था वो सब उड़ने लगता है और हंसने की आवाज आने लगती है। ये सारी चीजें अपने आप हवा में कैसे उड़ रही हैं? अचानक उसके सामने सफेद कपड़े पहनकर डरावनी सी शक्ल वाली चुड़ैल सामने आ जाती है। वो सारी चीजों को हवा में उड़ाकर अपने पास लाकर खाने लगती है। हे भगवान, ई का आफत है। ये तो भयानक चुड़ैल है। हमको बचाई लो भगवान, हमको बचाई लो। चुड़ैल उड़कर उसके पास मंडराने लगती है। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। कालू चुड़ैल से बचने की एक तरकीब सोचता है। अरे हमका मत खाओ, हमारे पास बहुत ही बढ़िया मिठाई है, तुमको चाहिए का? मिठाई? हाँ, दो मुझे, दो। अरे वो देखो, सामने रखी है उस पेड़ के पास। हाथ से इशारा करता है। जैसे ही चुड़ैल उधर देखती है, कालू अपनी जान बचाकर भाग जाता है। कालू बहुत ज्यादा डर गया था। कालू ये सारी बातें आकर गांव में सबको बताता है, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अरे भाई, तुमको कोई वहम हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कल रात को भांग पी लिया थे का कालू? बहकी बातें कर रहे हो? कालू की बात कोई नहीं मानता और सब अपने कामों में लग जाते हैं। पर दूसरे ही दिन श्याम उस गली से गुजर रहा था। जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे तूफान आया हो। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? इतना डरावना सा माहौल क्यों बन गया? जल्दी भागो यहाँ से। तभी वो चुड़ैल उड़ती हुई उसके सर के आसपास घूमने लगती है। कहाँ जा रहे हो? पहले मेरी भूख शांत करो। कालू की बात सच थी।
यहाँ तो सच में चुड़ैल घूम रही है, अब क्या करूं? चुड़ैल श्याम को हवा में उल्टा लटका देती है। निकालो, क्या है तुम्हारे पास खाने को, जल्दी करो। अरे हमका नीचे उतारो, हमारे पास कच्छू नहीं है। कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, हमका मत खाओ, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं और हमका खाने में तुम्हें कोई मजा नहीं आएगा। तुम हमें जान दो, हम तुम्हारे लिए पकवान बना लाएंगे, हमको जान दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर एक शर्त पर। तुम मेरे लिए खाना लाओगे कल, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चुड़ैल श्याम को हवा से नीचे उतारती है। हाँ हाँ पक्का। श्याम वहां से भाग जाता है। श्याम डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताता, पर वो चुड़ैल खाना ढूंढते ढूंढते गांव में आ जाती है। गांव के ऊपर मंडराते हुए कहती है, मैं सब कुछ खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब इधर उधर भागने लगते हैं। वो चुड़ैल को गांव में जो भी खाने की चीज दिखती है वो उसे हवा में उड़ाकर खाने लगती है। किसी के फल, किसी की सब्जियां, किसी की बकरियां। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं और सब अपने अपने घरों में छिप जाते हैं और चुड़ैल वहां से चली जाती है। श्याम दूसरी सुबह सबको अपने साथ हुई बात बताता है। पहले क्यों नहीं बताई, तो इसका हम कुछ हल निकाल लेते। हमें लगा कालू जैसे हमारी बात पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा, तो हम डर के मारे चुप हो गए। हमारी बात पहले ही मान ली होती, अब बैठकर सोचो क्या करें। सब गांव वाले मंदिर के पुजारी के पास जाकर मदद मांगते हैं और सारी बात बताते हैं। श्याम, तुम आज खाना लेकर हमारे साथ चलना, फिर देखते हैं वो चुड़ैल क्या करती है। ठीक है पुजारी जी। श्याम और पुजारी जी खाना लेकर रात को उस चुड़ैल के पास जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। चुड़ैल खाने की खुशबू से उड़ती हुई बाहर आ जाती है। खाना। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, वरना आज भी मैं तुम्हारे गांव को नहीं छोड़ती। तुम कौन हो और ये दशा कैसे हुई तुम्हारी? मैं भी इसी गांव के पास रहती थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद में खेती करती थी हमारे खेत में, पर बारिश ना पड़ने की वजह से मेरे खेत बर्बाद हो गए। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। भूख से तड़प तड़प कर मैंने आत्महत्या कर ली। तब से मैं यूं ही भटक रही हूँ। पर तुम लोगों को नहीं खा सकती, इसमें गांव वालों का कोई कसूर नहीं है। जब तक मुझे रोज खाना मिलता रहेगा, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, आज से सब गांव वाले तुम्हारे लिए रोज यहाँ भोजन रख दिया करेंगे, पर इसके बाद तुम किसी को परेशान मत करना। ठीक है, पर जिस दिन खाना नहीं आया, मैं गांव में जाकर सब कुछ खा जाऊंगी, ये याद रखना। पुजारी जी सब गांव वालों को ये सारी बातें कहते हैं और सब गांव वाले ये फैसला करते हैं कि वे हर रोज अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना उस रास्ते पर रख दिया करेंगे। और कई सालों से वो गांव वाले ऐसा ही कर रहे हैं और आज तक किसी भी चुड़ैल ने किसी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भूतिया परिवार। बहुत समय की बात है, जयपुर नाम का एक सुंदर खुशहाल सा गांव था। उस गांव के सीमा रेखा में एक भूतिया घर था। उस घर में एक माँ और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। उस बच्चे का नाम रीता था। वह अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करती थी। वह भूत हमेशा अपने भूख को मिटाने के लिए गांव में जाकर लोगों को डराती और उसको जो भी पसंद था खा लेती थी और रीता के लिए मनपसंद चीजें खाने के लिए ले जाती थी। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ गांव जाती है। गांव के सभी लोग उड़ते भूतों को देखकर डर जाते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन
रीता की माँ उसका हाथ पकड़कर उसको सभी मनपसंद चीजें लेकर वहाँ से उड़ चलते हैं। रीता को गांव वालों का डर जाना और अपने घरों के अंदर चले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है आज मुझे माँ से पूछना ही पड़ेगा क्यों गांव वाले हमें देखकर डर रहे थे। ऐसे सोचकर रीता अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि क्यों माँ, क्यों गांव वाले हमें देखकर क्यों डर रहे थे। रीता बेटी, हम लोग भूत हैं और ये लोग हमसे डरे तभी तो हम अपना जिंदगी आराम से जी सकते हैं। रीता अपनी माँ की बात सुनकर बहुत सोच में पड़ जाती है। लोग हमारे कुछ कहे बिना ही क्यों डर रहे हैं। रीता को सोचते हुए देखकर उसकी माँ कहती है, बेटी रीता, तुम ज्यादा सोचो मत, अपना ख्याल रखो, मैं बाहर गांव जाकर आती हूँ। ऐसे कहकर रीता की माँ वहाँ से उड़कर गांव की ओर चलती है। यह देखकर रीता कहती है, मुझे माँ का पीछा करना ही पड़ेगा, जरा मैं देखूं लोग इनसे क्यों इतना डरते हैं। ऐसे कहकर रीता अपनी माँ का पीछा करती है। रीता और उसकी माँ गांव में उड़ते हुए जाते हैं और खेतों में काम करते हुए लोगों को उसकी माँ डराती है। डराने के लिए रीता की माँ अजीब सी आवाजें निकालती हैं और कुछ चीजें वहाँ से गायब भी कर देती हैं और लोग यह आवाजें सुनकर और डरी हुई चीजें देखकर अपने अपने घरों की ओर भाग चलते हैं। और यह सब देखकर रीता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रीता की माँ खुशी से हंसने लगती है। हा हा हा, इनका ये डरना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इनका ये डरा हुआ चेहरा तो मुझे मन को बहुत ज्यादा खुश करता है। ऐसे बातें करके रीता की माँ वहाँ से घर लौटने चलती है। रास्ते में उसे एक स्वादिष्ट सी पकवान की खुशबू आती है और वो कहती है, रीता को समोसे बहुत ज्यादा पसंद है, उसके लिए ले जाती हूँ। ऐसे सोचकर उस घर में वह घुस जाती है और वहाँ के लोगों को डराती है। हा हा हा, यह सुनकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वह सभी काम छोड़कर वहाँ से भागने चलते हैं। रीता की माँ वहाँ से समोसे चुरा लेती है और यह सब काम रीता माँ से छुपकर देख रही होती है और उसकी माँ के आने से पहले ही वह घर चले जाती है। रीता के पहुँचने के थोड़े ही देर बाद उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। उसके लिए गरम गरम समोसे लाती है और रीता को फुकार लगाती है, रीता, रीता बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत से मनपसंद चीजें लाई हूँ। और रीता जब तक एक अच्छे काम नहीं करोगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जब आप अच्छे से काम करके मेरा पालन पोषण करोगे तभी मैं आपसे बात करूंगी। रीता उस जगह से चले जाती है। रीता की माँ उसकी बेटी का दुख देखकर सहन नहीं कर पाती और सोच में पड़ जाती है और सोचते सोचते जंगल के अंदर चले जाती है और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और सोच में पड़ जाती है। तभी दूर एक व्यक्ति एक मिठाई का झोला लेकर भाग रहा होता है और कुछ चोर भाग रहे होते हैं। अचानक से चोर इस व्यक्ति को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे कब्जा करने का सोचते हैं। दूर बैठी रीता की माँ यह देखकर मदद करने का सोचती है और बहुत गंभीर आवाजें निकालती है, जिसे भाग चलते हैं। रीता की माँ उस व्यक्ति की मदद करके वहाँ से उड़ चलती है। तभी वह व्यक्ति रीता की माँ को पुकारने लगता है और रीता की माँ को उपहार में कुछ पैसे और मिठाई देता है। रीता यह सब दूर से देख रही होती है और यह देखकर खुशी से अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें खुशी से गले लगाती है। वह दोनों फिर से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। जादुई भूत। मायापुर नाम का एक गांव था जहां राम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास एक गाय थी। राम अपनी गाय से बहुत प्यार करता था क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन था। राम अपनी गाय का बहुत ध्यान रखता था, उसको चारा डालता और उसे पानी भी पिलाता था। राम गाय का दूध धोता और कैन में भरकर साइकिल पे टांग कर लोगों के पास पहुंचाने जाता और बचा हुआ दूध एक पेड़ के नीचे बेचता था और उसका सभी दूध बिक जाता था।
लोगों को राम के गाय का दूध बहुत पसंद किया करते थे, क्योंकि वही शुद्ध दूध बेचता था। इस तरह उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी और शाम को घर जाते समय सब्जी और फल लेकर घर पहुंचता। एक रात राम का पड़ोसी पंकज राम के घर आता है। अरे राम, कुछ दूध मिलेगा क्या? घर में कुछ मेहमान आए हैं, चाय बनानी है। हाँ हाँ पंकज, क्यों नहीं। अरे सीता, जरा पंकज भैया को थोड़ा दूध देना, इनके घर में मेहमान आए हैं। सीता अंदर दूध लाने जाती है और पंकज की नजर राम के घर पे टीवी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। पंकज राम के घर से दूध लेकर बाहर आता है और सोचता है, अरे राम ने तो दूध बेचकर बड़ा पैसा कमा लिया है, मुझे भी एक गाय खरीद लेनी चाहिए और दूध बेचने का काम शुरू करना चाहिए और मैं भी राम की तरह अमीर हो जाऊंगा। और अगले दिन पंकज शनिवार के बाजार से एक गाय खरीद लाता है। पंकज गाय को खिलाता कुछ भी नहीं था और दूध निकालने के लिए लाठी मारता था, और भी दूध नहीं देता था तो उसे इंजेक्शन देता था और जबरदस्ती दूध धोता और दूध में खूब पानी मिलाता था और दूध बेचने के लिए रोड पर कैन लेकर चला जाता था और कोई भी उसका दूध नहीं खरीदता था। लोगों को राम का शुद्ध दूध ही पसंद था। पंकज ये देखकर सोचता है, लोगों को मेरी गाय का दूध पसंद ही नहीं है, लगता है मेरी गाय ही बेकार है। आज घर जाकर अपनी गाय की खूब पिटाई करूंगा और रात में राम की गाय चुरा लूंगा। रात में जब सब सो गए थे, पंकज राम की गौशाला में जाता है और उसकी गाय का मुंह बांध देता है कि वो आवाज ही ना करे। फिर वो गाय को लेकर अपने गांव चला जाता है। सुबह जब राम उठता है तो वो देखता है कि उसकी गाय ही चली गई है। राम को ये देखकर बहुत दुख लगता है और झटका लगता है और घर के बाहर बैठकर रोने लगता है और दुख में जंगल की ओर चला जाता है अपने गाय को ढूंढने के लिए। और गाय को ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है और वो थक कर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कहा करते थे कि उस पेड़ पर एक भूत रहता था जो बहुत जादुई था। वो भूत अचानक से उसके आगे आ जाता है और राम भूत को देखकर बहुत डर जाता है। अरे डरो नहीं, मैं एक अच्छा भूत हूँ। मैं अपनी जादू से अच्छे लोगों की मदद करता हूँ और बुरे लोगों को सबक सिखाता हूँ। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? और राम को सभी कहानी सुनाने लगता है और भूत अपने जादू से राम को एक गाय देता है और भूत कहता है, ये गाय 50 लीटर दूध देता है, मैं कुछ दिनों में तुम्हारी गाय ढूंढ कर दे दूंगा। और यह सुनकर राम उस गाय को लेकर घर चला जाता है और अगली सुबह दूध का काम शुरू कर देता है। और भूत अपनी जादू शक्ति से चोर का पता कर लेता है कि पंकज गाय लेकर गांव चला गया है। भूत पंकज को सबक सिखाने के लिए उसके कमरे में जाता है और वो अपने पत्नी को साथ सो रहा होता है। भूत अपने जादू से पंकज की पत्नी को भैंस बना देता है। जब पंकज सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके बगल में उसकी पत्नी नहीं, कोई गाय और भैंस सोई हुई है। अरे मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। पंकज भैंस के साथ अपने घर जाता है और वहाँ देखता है कि उसका घर एक छोटा सा खिलौना बन गया है। तभी पंकज गाय की तरफ जाता है। गाय पंकज को लात मारती है और तभी गाय में से एक भूत बाहर निकलता है और भूत कहता है, तुमने राम की गाय चुराई है और तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। और ये सुनकर पंकज डर जाता है और पंकज भूत के आगे अपनी भूल स्वीकार करता है और कहता है कि वो राम का गाय वापस कर देगा और भूत से माफी भी मांगता है। भूत अपनी जादू से उसकी पत्नी को ठीक कर देता है और उसे घर को भी ठीक कर देता है। फिर भूत राम की गाय लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और राम के पास पहुँचता है। ये लो आपकी गाय,
यह कहकर भूत आप वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर राम बहुत खुश हो जाता है और राम अपनी दूध देने का काम शुरू कर देता है और साथ ही अपनी डेयरी फार्म भी खोल लेता है, जहाँ वो दूध के साथ दही, पनीर, घी बेचने भी शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में राम बहुत अमीर हो जाता है और अपनी एक सुखमय जिंदगी जीता है। इस कहानी का यह सीख है कि लालच बुरी बला है। लालची चिकन वाला। एक गांव में अब्दुल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। अब्दुल का गांव में एक चिकन शॉप था जो अब्दुल के रोजी रोटी का साधन था। अब्दुल का परम मित्र रहीम जो एक पोल्ट्री फार्म चलाता था। अब्दुल हमेशा रहीम के पास ही मुर्गियां खरीदता था। दोनों मिलजुल कर काम किया करते थे। अब्दुल हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नमाज करता और रहीम के पोल्ट्री फार्म जाता था। अब्दुल रहीम के पास जाकर मुर्गियां खरीदता और कहता, रहीम भाई, हमेशा की तरह 200 की मुर्गियां देना। हाँ अब्दुल, दे रहा हूँ, 20 मुर्गियां ही ना, देता हूँ भाई। और ऐसे रहीम अब्दुल को मुर्गियां दे देता है और अब्दुल वहाँ से अपनी सारी मुर्गियां लेकर गाड़ी में रखकर दुकान चले जाता है। दुकान जाकर अब्दुल अपने मुर्गियों को बेचना शुरू करता है। आओ भाई आओ, सस्ते में मुर्गियां ले जाओ। और गांव के सभी लोग अब्दुल के यहाँ ही चिकन खरीदने आते थे। शाम तक अब्दुल की सारी मुर्गियां बिक जाती हैं और शाम को अब्दुल घर के लिए सब्जियां खरीदकर अपनी पत्नी के पास जाता है। हर दिन की तरह एक दिन अब्दुल रहीम के पास पोल्ट्री फार्म जाता है। पोल्ट्री फार्म जाकर वहाँ देखता है कि पास गांव का एक व्यापारी मनोज रहीम के पास ही मुर्गियां खरीदने आता है। अब्दुल देखता है कि रहीम मनोज को 200 के 22 मुर्गियां दे रहा होता है। यह देखकर अब्दुल गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ बोले वहां से घर चले जाता है। घर जाकर अब्दुल सोच में पड़ जाता है। रहीम ऐसे कैसे कर सकता है? उसने मुझे कम मुर्गियां दिए, जबकि उसी दाम के वह उसे अधिकतर मुर्गियां बेच रहा है। आज से मैं रहीम के पास से मुर्गियां नहीं खरीदूंगा। अब्दुल इसका कुछ उपाय निकालने का सोचता है और कुछ समय में बोलता है, क्यों ना मैं अपना एक पोल्ट्री फार्म खोल लूं और चिकन भी बेच सकता हूँ। इस तरह मुझे ज्यादा मुनाफा भी होगा और रहीम को मैं सबक भी सिखा सकता हूँ। अब्दुल ऐसे सोचता है और कुछ ही दिनों में अपना एक पोल्ट्री फार्म और एक चिकन का भी व्यापार शुरू कर देता है। और इसी तरह कुछ ही दिनों में उसका आदाय बढ़ता ही चला गया। अब्दुल उसके बढ़ते हुए आदाय को देखकर बहुत ही लालची हो जाता है। अब्दुल अपना यह आदाय को चौगुना करने के लिए उपाय निकालता है। वह पास के शहर से मुर्गियों को अधिकतर जल्दी से बढ़ाने के लिए एक दवाई मंगाता है। अब्दुल यह दवाई मुर्गियों को देता था, जिससे उसकी मुर्गियां जल्दी बढ़ जाती थी और स्वादिष्ट चिकन भी देती थी, जिससे गांव के लोग अब्दुल के पास से ही चिकन खरीदना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में अब्दुल का व्यापार चौगुना हो गया और देखा जाने लगा कि गांव के लोग अब्दुल के पास से चिकन खरीदकर बीमार पड़ रहे हैं। इस सब को रहीम ध्यान से देख रहा होता है और रहीम सोच में पड़ जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ही दिनों में अब्दुल ने अपना आदाय ऐसे कैसे बढ़ा दिया? दाल में कुछ काला है, जाकर देखना ही पड़ेगा।
ऐसे सोचकर रहीम आधी रात में चोरी छुपे अब्दुल के पोल्ट्री फार्म में घुस जाता है और देखता है अब्दुल मुर्गियों को इंजेक्शन देता है, जिससे उसकी मुर्गियां जल्दी ही बढ़ जाती है। यह सब देखकर रहीम चौंक जाता है। अगली सुबह रहीम सरपंच को जाकर यह सब बता देता है। गांव के सरपंच पोल्ट्री फार्म की जांच पड़ताल शुरू करते हैं और देखा जाता है कि अब्दुल मुर्गियों को दवाई देकर बेच रहा है और सरपंच पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस अब्दुल को गिरफ्तार कर लेती है। कहानी की सीख, लालच। पेड़ वाले शिवजी। बीजलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। नाम तो बीजलपुर था, पर बिजली वहां अक्सर जाती रहती थी। वहां के रहने वाले नाथाराम और उसका बेटा, जिनका नाम था चिंटू, एक रात पास ही के गांव से खरीदी करके लौट रहे थे, इसीलिए उसे अंधेरे वाले रास्ते से डर लग रहा था। चिंटू ने बोला, पापा कितना अंधेरा है ना, मुझे डर लग रहा है। अरे बेटा चिंटू, कैसा डर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरा हाथ पकड़ के चलो। आपको डर नहीं लग रहा पापा? नहीं बेटा, मेरे पिताजी कहते थे कि कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं। दोनों चल ही रहे थे, तभी अचानक चिंटू चिल्लाया, पापा भगवान भगवान। हाँ हाँ, भगवान हमारे साथ ही तो होते हैं, तुम डरो मत। पापा वो देखिए शिवजी उस पेड़ के नीचे। अरे चिंटू बेटा, भगवान हमारे साथ हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कैलाश छोड़कर गांव में ही आ जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ पापा, चलिए उस पेड़ के पास चलते हैं, वे वहीं बैठे हैं। दोनों पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ सच में जटाधारी, हाथ में त्रिशूल लिए, समाधि में लीन शिवजी विराजमान थे। दोनों बहुत ही चकित और खुश हो जाते हैं। अरे ये तो सच में शिवजी स्वयं पधारे हैं। प्रणाम शिवजी। ए चिंटू, प्रणाम कर भगवान को। प्रणाम भगवान जी। दोनों सोचते हैं कि ये खबर गांव में बतानी चाहिए, जैसे सब लोग शिवजी के दर्शन कर पाएं। दोनों भागते हुए गांव की तरफ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अरे सुनते हो गांव वालों, अरे लालू, एक गोपी, तनिक जल्दी बाहर आओ, भगवान पधारे हैं। पापा मैं अम्मा को बुला के लाता हूँ। अरे हाँ हाँ, जल्दी जा और अम्मा से कहना शिवजी के लिए जल और प्रसाद भी ले आए। सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं और चिंटू के पापा से पूछने लगते हैं, अरे काहे इतनी रात को चिल्लम चिल्ली लगा के रखे हो भाई, कौनो भूत देख ले हो का? अरे भाई भूत नहीं, स्वयं शिवजी पधारे हैं हमारे गांव में। क्या बोल रहे हो, चलो चलो देखने आते हैं। सब गांव वाले पेड़ के पास दौड़कर जाते हैं और वहां बैठे शिवजी को देखते हैं। ये तो सच में शिवजी हैं, पर ये आंखें क्यों बंद किए हुए हैं, सो रहे हैं का? सो नहीं रहे, समाधि में लीन हैं। पता नहीं है क्या, शिवजी कई कई सालों तक तपस्या करते हैं कैलाश पर। सारी औरतें वहां आ जाती हैं, शिवजी को एक एक करके प्रणाम करती हैं और घर से जल, दूध, फल, फूल, सारी चीजें लाकर शिवजी के सामने रख देती हैं। एक गांव की औरत बोलती है, शिवजी से तो मैं पप्पू के पापा के लिए नई मोटरसाइकिल मांगूंगी। हाय, मैं तो बस यही मांगूंगी कि मेरी सास को अपने साथ ले जाए। इस बार तीनों खेतों में बारिश हो जाए, बस यही दे दें देवों के देव महादेव। सारे गांव वाले रात भर पेड़ के सामने ही बैठे रहे और शिवजी के समाधि में से उठने का इंतजार करते रहे। पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और चौकीदार से पूछते हैं, सारा गांव इतना सूना सूना क्यों है भाई? अरे मास्टर जी, आपको नहीं पता क्या, गांव में शिवजी पधारे हैं। वो नुक्कड़ वाले पेड़ के पास सब गांव वाले रात से उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। शिवजी और इस गांव में ये क्या माजरा है, जाकर देखना पड़ेगा। पोस्ट मास्टर जी पेड़ के पास आते हैं और सारे गांव वालों से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या चल रहा है? अरे मास्टर जी,
आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान के। आइए आइए आइए। पोस्ट मास्टर जी पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं सच में कोई शिवजी की तरह ही हाथ में त्रिशूल लिए पेड़ से लगे हुए आंखें बंद करके बैठा है। पर वो पढ़े लिखे थे, उन्हें दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने शिवजी को जाकर उठाया। बहुत कोशिश करने पर भी वो नहीं उठे। अरे भाई, कोई मुझे भी जल दे दो शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए। जल का लोटा शिवजी के ऊपर चढ़ा देते हैं। शिवजी की आंखें खुल जाती हैं। सारे गांव वाले चिल्लाते हैं, बम बम बोले, बम बम बोले। भगवान माता पार्वती को साथ नहीं लाए? हाँ, वो पास की ही गली में होंगी। देखा, माता पार्वती भी पधारी हैं। जय हो शिव पार्वती की। सब लोग शिवजी के पैर छूने लगते हैं। बम बम बोले, बम बम बोले। अरे अरे, ये क्या हो रहा है भाई? काहे हमारे पैर छू रहे हो? आप हम लोगों के गांव में पधारे हैं, हम सब धन्य हो गए प्रभु। हाँ, कल रात को शायद भांग थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए नशे में पता ही नहीं चला कब इधर आकर सो गया। प्रभु, हमको भी दीजिए न भांग का प्रसाद। प्रसाद? वो तो कल रात को ही खत्म हो गया था। अब कुछ लोगों ने ज्यादा ही पी लिया। और प्रभु, ये कौन? हमारा नाम तो आत्माराम है। भाई, आप हैं कौन और शिवजी के समाधि में बैठे हैं यहाँ? समाधि? अरे नहीं नहीं, मैं तो सो रहा था। कल रात नशे में पता ही नहीं चला कि कब पिछली गली से यहाँ आ गया। और ये शिवजी का भेष क्यों बना कर रखा है भाई? यहाँ सब लोग आपको शिवजी समझ रहे हैं। शिवजी? अरे नहीं नहीं, कल रात मेरे दोस्त के घर पर शिवजी की पूजा थी, तो हम सब लोग शिवजी बने थे और हमारी पत्नियां पार्वती। पर पूजा के प्रसाद में भांग पी ली थी, तो शायद भांग के नशे में यहाँ आ गया। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे तुम्हारे भांग के चक्र में बेचारे गांव वाले फंस गए। जाओ भाई जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ। हमें माफ कर दीजिएगा, हमारे कारण आप सबको इतनी परेशानी हुई। गांव वाले खुद ही शर्मिंदा होते हैं। अरे नहीं भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, हम सभी बिना सोचे समझे विश्वास कर बैठे। गलती तो हमार है सारी, हमने इन्हें उठाने की कोशिश भी नहीं की और गांव वालों को बुला बैठे। बस हम सबसे माफी मांगते हैं। अरे नाथू, गलती सबकी है, तुम काहे माफी मांग रहे हो? आज एक पाठ हम सब ने सीख लिया कि जीवन में कभी भी बिना सोचे समझे किसी चीज पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अंत में नुकसान हमारा ही होता है। सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। और ये तो बिल्कुल आपने सही कहा मास्टर जी, आगे से सीख ध्यान में रखेंगे। चलिए शिवजी, अब आप भी पार्वती माता के पास जल्दी जाइए, नहीं तो वे क्रोधित होकर यहीं ना आ जाएं। आत्माराम भागता है और सारे गांव वाले हंसने लग जाते हैं।